नमस्कार मित्रों, चलिए हम अपने आगे के पार्ट को देखते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था 20 पार्ट से, 20 टर्म से। 20 पार्ट नहीं, पार्ट तो ये 6 है। ठीक, इस हमारे सीरीज का पार्ट 6 है ये वीडियो। और इसमें हम समझेंगे क्रेडिटर। और ये जो अकाउंटिंग टर्म्स चल रहे हैं ना, ये क्लास 11th में भी आपको मिलेगा। जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं उनको भी ज़रूरी होता है, जो टैली सीखना चाहते हैं उनको भी ज़रूरी होता है। हालांकि टैली अकाउंटिंग तो एक ही बात है। तो ये सभी आपको टर्म्स मतलब समझना चाहिए अगर आप कॉमर्स से संबंधित जानकारी को जानना चाहते हैं। क्रेडिटर, द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased or service purchased on credit and payment has not been made to them। देखिए, क्रेडिटर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम उधार सामान बेचते हैं और वो पैसे हमें नहीं देते हैं, उनको हम क्रेडिटर कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया कि क्रेडिटर उन व्यक्ति को हम डिनोट करते हैं, उन व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं या उन फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको गुड्स जिनसे गुड्स हमने परचेज किया है या सर्विस को हमने लिया है। प्रोक्यूर्ड मतलब होता है लेना, सर्विस को हमने लिया है ऑन क्रेडिट पर और पेमेंट अभी तक किया नहीं है उनको, तो हम क्या हैं? क्रेडिटर हैं। जैसे कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, ए भी कोई व्यक्ति है। तो मान लीजिए ए ने सामान बेचा बी को से 10 रुपीज और ये क्रेडिट पर बेचा। तो जो ए है ये सामान बेचा है बी को, तो बी क्या है? बी जो है वो ए के लिए डेटर है, जो कि हमने पढ़ा। लेकिन जो ए बी है यानी जो बेचा है उधार, देखिए ये ए जो है ये क्या है? क्रेडिटर है इसके नज़रिए में ए क्रेडिटर है और इसके नज़रिए में बी डेटर है, क्योंकि बी से इसको पैसे मिलेंगे और ए को पैसे देने हैं इसको, यानी जिसको पैसे देने होते हैं और हमने पैसे दिए नहीं होते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं। क्लियर? चलिए अगला है बीपी। इसका पूरा नाम होता है बिल पेएबल। बीआर के जैसे भी होता है, ओपोजिट होता है बीआर का। द बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल पेएबल, वही बातें हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का है। पेएबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट इट। ठीक है, मतलब बीपी एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी ऐसा बिल है एक तरह से जो एक्सेप्ट करता है ड्रॉई का मतलब होता है परचेजर। ड्रॉई का मतलब परचेजर, ये आप समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो ड्रॉई का मतलब परचेजर, जो सामान खरीदता है उसको ड्रॉई कहते हैं। तो ड्रॉई एक्सेप्ट करता है इस डॉक्यूमेंट को, बिल को, एंड रिटर्न इट टू ड्रॉय मतलब होता है सेलर को रिटर्न कर देता है। थस बिल्स पेएबल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर के एक्सेप्टेंस में ये दिया जाता है। समझिए, अभी कहानी तो लिखित कहानी है, अब समझिए मुंह से। देखिए बीपी हम किसे कहते हैं, समझिए। जैसे इधर मैंने बताया था डेटर के केस में, बीआर के केस में, उसी को दिखाता हूँ आपको, समझने में आसानी होगी। जैसे देखिए इधर मैंने बताया था कि ए ने सामान बेचा बी को क्रेडिट पर, तो ये डर रहा था कि भाई कहीं ये मेरे पैसे लेकर भाग न जाए। तो इस केस में ये एक बिल लिखता है और इसको भेजता है, सिग्नेचर करवाता है और अपने पास रख लेता है, और जब टाइम आता है तो फिर उसको दिखाता है और पैसे ले लेता है। तो इस केस में इसके नज़रिए में यही डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट का इधर उधर लेना देना हो रहा है, इस डॉक्यूमेंट को ही हम बिल कहते हैं। लेकिन ये बिल जो रखता है उसको, उसके नज़रिए में बीआर हो जाता है, यानी बिल्स रिसीवेबल ये हो जाता है। और जिसको इस बिल पर पैसे देने होते हैं उसको बीपी कहते हैं, बिल पेबल। पे का मतलब क्या होता है? देना। ठीक है, तो पे का मतलब देना,
मतलब ऐसा बिल जिसपे पैसे हमें देने होते हैं उसको बीपी कहते हैं, पूरा नाम बिल पेएबल होता है। और बीपी जो होता है वो करंट लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर ही हमें इस पे पेमेंट करना होता है, इसलिए करंट लायबिलिटी होती है। मैंने बताया था ना कि करंट लायबिलिटी मतलब कि जिसका पेमेंट एक साल के अंदर करना हो उसको बीपी कहते हैं, जिनका पेमेंट एक साल के बाद करना होता है उनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर? तो ये टर्म क्लियर हुआ कि क्रेडिटर किसे? क्रेडिटर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हमें पैसे देने होते हैं, जिनसे हमने उधार सामान खरीदे हैं, पैसे नहीं दिए हैं, तो वो क्रेडिटर होते हैं। ठीक। और बीपी मतलब ऐसा बिल जिस पे हमें पेमेंट करना होता है उसको हम बीपी कहते हैं। पैसे दिए नहीं, हमें देना होता है तो वो बीपी हो जाते हैं। चलिए 22 हमारा टर्म है गुड्स। गुड्स क्या होता है? मैंने आगे भी पिछले भी टर्म्स इसको बताया था। गुड्स का मतलब होता है ऐसे सामान जो हम खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, रखने के उद्देश्य से नहीं। अगर रखने के उद्देश्य से खरीदेंगे तब वही गुड्स हमारे लिए एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे, जिसका हम डीलिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो हमारे लिए गुड्स होता है, सामान होता है। तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। ठीक। रीसेल के लिए हम किसी भी चीज को परचेज करते हैं, विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड। मतलब ऐसे सामान जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट का प्रोडक्शन के लिए हम खरीदें। और फिनिश प्रोडक्ट समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए डब्बा है, तो इस डब्बा के लिए आप मान लीजिए पैकिंग के लिए प्लास्टिक मंगवा रहे हैं। ठीक। तो प्लास्टिक आप अपने के थ्रू नहीं मंगवा रहे, वो तो बिजनेस के मंगवा रहे हैं, तो भी आपके लिए गुड्स है, वो आपका फिनिश प्रोडक्ट है। फिनिश प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे सामान को, प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए रेडी करते हैं, उनको फिनिश प्रोडक्ट कहा जाता है। या फिर गुड्स वो भी होते हैं जिनको हम सोल्ड करने को उद्देश्य से खरीदते हैं। क्लियर? तो गुड्स क्या है? गुड्स हमारा ऐसे चीजें हैं जो कि हम रीसेल के लिए या फिनिश प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए हम खरीदते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट देखिए कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है रुपया। लेकिन कैसा रुपया? कॉस्ट ऐसे रुपए होते हैं जैसे हमने किसी सामान को बनाया, इसको बनाने में और बेचने तक, बनाने से बेचने तक जितने खर्चे आते हैं, बेचना छोड़िए केवल बनाना, यानी इसको रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक तैयार करने में जितने रुपए लगते हैं उसको कॉस्ट हम कहते हैं। ठीक है? कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस। मतलब वही बात है कि कॉस्ट एक प्रकार से अमाउंट है जो हमें यह बताता है कि हम गुड्स या सर्विस को तैयार करने में कितना रुपया उसमें लग रहे हैं, कितने रिसोर्सेस लग रहे हैं। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनीज इक्विपमेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड परचेजेस प्राइस, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। मतलब कॉस्ट इतना समझिए कि कॉस्ट वे रुपए होते हैं जो बनने से लेकर के पूरा उसके रेडी होने तक, यानी पूरा रॉ मटेरियल, मैंने बताया ना कि रॉ मटेरियल लाने से लेकर के उसको पूरा बनाने में जो खर्चे आते हैं वो पूरे कॉस्ट होते हैं। मतलब आप बनाते हैं पेन, जैसे मान लीजिए पेन बनाते हैं, तो पेन के लिए सबसे पहले आप रॉ मटेरियल का पैसा समझेंगे कि रॉ मटेरियल कितने रुपए का आएगा। तो रॉ मटेरियल मान लीजिए 5 रुपए का आया, और इसको बनाने के लिए लेबर मान लीजिए 10 रुपए के आए। सपोज करिए, ये एक्चुअल प्राइस मत समझिएगा, एज्यूम करिए 10 रुपए के लेबर आए,
फिर इसको बनाने के लिए जगह चाहिए, तो जगह के लिए मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाएं रेंट के लिए। फिर इसको पैकिंग के लिए मान लीजिए 5 रुपये लगाएं। तो जब आप इन कुल को ऐड कर देते, टोटल को ऐड कर देते, तो वो हमारा कोस्ट आता है। और कोस्ट को पहले से एनालाइज करने के भी अकाउंटेंट्स होते हैं जिसको CME कहते हैं, ठीक है, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। और कोस्ट जो होता है वो हमें ये बता देता है, ये रियलाइज करवा देता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कोस्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाउचर समझते हैं। वाउचर भी आपको कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिलेगा इस अकाउंटिंग में। द वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, ये भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, विच प्रोवाइड्स द ऑथोराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट टू ऑल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको किसी न किसी ट्रांजेक्शन को मतलब देखना होगा कि क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो जब आप उस ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे आप एक रफली डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसमें आप लिख दें कि इतना रुपए का सामान हमने परचेस किया, ठीक है। तो इस वाउचर के मदद से आप अपने फाइनल बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं, वही बातें लिखी गई हैं। मतलब वाउचर एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो प्रोवाइड करती है ऑथोराइजेशन, मतलब कि लीगली कि आप सही कर रहे हैं, मतलब सही से आप अपने बुक में जब रिकॉर्ड करें, क्योंकि बुक जो अकाउंट्स का बुक होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस का, वो गलतियां उसमें नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप उसको एक रफली डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं जो ये लीगली प्रूवन होता है कि अगर आप इसमें लिख रहे हैं तो इससे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है ऑथोराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द business transactions are first of all recorded in the books of account. Clear? The form of voucher varies from firm to firm since vouchers are printed separately by different firm in the own manner, own names. मतलब वाउचर जो होता है वो अलग अलग फर्म अपने अपने तरीके से बनाता है, क्योंकि सबका वाउचर एक जैसा नहीं रहता है। आप किसी फर्म में जाएंगे तो अपना जो वाउचर लिखेगा बनाएगा उसका अपना तरीका, अपने पहले अपने बिजनेस का नाम लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, कलर कोई दूसरा कर सकता है। तो वही बातें हैं यहाँ पे। तो वाउचर क्लियर हुआ कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी मदद से हम अपने फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम वाउचर कहते हैं।